नमस्कार, स्वागत है आपके रेडियो राजस्थान पर। राजस्थान प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाली से खबर है, जहाँ चूड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन काफ़ी सारा सामान जलकर खाक हो गया है। 6 से ज़्यादा दमकली गाड़ियाँ मौके पर हैं। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये फैक्ट्री आती है। 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। आग अभी भी जारी है। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जेसीबी की सहायता से दीवारों को तोड़कर आग बुझाने का प्रयास जारी है। क्षेत्र के गुमटी बाईपास का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त पाली से, जहां पर चूड़ी की फैक्ट्री में आग लगने का प्रकरण सामने आया है। इस फैक्ट्री में 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब आग लग चुकी है। 6 से ज़्यादा दमकली गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। आग लगने के कारणों का भी कोई पता फिलहाल तक नहीं चला है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार काफ़ी सारा सामान जल करके खाक हो गया है। चूड़ी की फैक्ट्री में लगी आग, जिसकी वजह से काफ़ी सारा सामान जल करके खाक हो गया है। इस फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का फिलहाल तक पता नहीं चल पाया है। 6 से ज़्यादा दमकली गाड़ियां मौके पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग का गुबार कई किलोमीटर दूर से नज़र आ रहा है। लंबा समय हो गया इसको लेकर के सदर थाना पुलिस भी मौके पर है। सुभाष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। जी सुभाष, क्या अपडेट है पूरी खबर पे? समय हो चुका है, आग अभी भी विकराल रूप लिए हुए हैं। अब चूंकि बताया जा रहा है कि चूड़ी की फैक्ट्री थी, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर केमिकल के ड्रम पड़े थे। उस केमिकल की वजह से ही आग ने विकराल रूप लिया, और जिस तरीके से ये आग का गुबार उठा है, कई किलोमीटर दूर से ये गुबार दिखा था। लोग आतंकित थे कि इतना बड़ा गुबार, यानी ये सोच रहे थे कि मौसम ने करवट बदली है तो ऐसा गुबार कहाँ से आ सकता है। लेकिन आसपास में जब केमिकल के धुएं के साथ में गंध फैली और लोगों को मिचली आने लगी, तब पता चला कि यहाँ रहवासी इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री स्थित है। वहां आग लगी है। कोई समझ पाता, इससे पहले आग गोले का रूप ले चुकी थी। 6 दमकलें जो शहर में मौजूद है वो वहां पहुंची, बराबर आग बुझाने का प्रयास जारी है। बार बार फेरे किए जा रहे हैं, दमकलें खाली होने के बाद में वापस भर के भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दीवारें जेसीबी की सहायता तोड़ दी गई है। पुलिस वहां मौजूद है। गनीमत इस बात की रही कि वो आबादी क्षेत्र से बाहर है। यदि वो आबादी क्षेत्र में होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब क्योंकि जहां ये फैक्ट्री में आग लगी है वहां से 500 मीटर की दूरी पर ये हाईवे है। अब ये आग कितना विकराल रूप लेगी, क्या हाईवे को बंद किया जाएगा, वाहनों को रोका जाएगा, या आग पर काबू पा ली जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी भी प्रयास। कितना नुकसान इसमें हुआ है सुभाष? अब काफी नुकसान हुआ है, जानकारी आ रही है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन ये जो कीमत है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि चूड़ी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। लेकिन केमिकल के जो ड्रम थे वो सबसे बड़ा कारण है इस आग की वजह को लेकर के, कि जो इतना बड़ा गुबार उठा है और अभी तक उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। राहुल, ठीक है सुभाष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुभाष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे सहयोगी सुभाष रोहिशवाल। पाली से बढ़ रहे हैं आगे बात सीकर की, जहां के खंडेरा इलाके के साठियावास के पहाड़ी क्षेत्र में दोपहर को अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। आग का सूचना पर तमाम अधिकारी पहुंचे और नगर पालिका ने दमकल गाड़ियों की टीम भेजी। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग ने काफ़ी बड़े क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र में जाने का रास्ता ना होने के कारण उदयपुर वाटी नगर पालिका की दमकल की टीम आग तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर आग बुझाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन देर शाम तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया था। अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे फोन लाइन पर। तो आग का तांडव दिखाई दे रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन अभी क्या स्थिति है जरा जानते हैं। जगदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ है। जी जगदेव, क्या अपडेट है? जी बताना चाहूंगा, ये सीकर जिले के खंडेला इलाके के साठियावास जो गांव है उसकी पहाड़ी क्षेत्र में जो आग लगी थी दोपहर को करीब 12 बजे के लगभग, जो उसके बाद में जो है उदयपुर वाटी और खंडेला की जो है दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। वहीं जो स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि अब जो है, अगर अब की बात करें तो लगभग जो है आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं जो है आग को बुझाने के प्रयास भी ग्रामीण और दमकल की गाड़ियां नगर पालिका की वो लगातार कर रही है, और माना जा रहा है कि जल्दी ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, बात तब करते हैं राजधानी की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई का मामला। 100 से ज़्यादा अधिक संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, कई लाख रुपए की नकदी, और सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख के निवेश का वितरण मिला है। 2 बैंक लॉकर मिले हैं जिनका खुलना विशेष है। परिजनों के नाम पर बेनामी संपत्ति का भी चिट्ठा मिला है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें, लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की ये कार्रवाई इनके ऊपर जारी है। करीब 24 घंटे का वक्त हो चुका है जब से ये कार्रवाई लगातार जारी है। छानबीन जारी है उनके
दफ्तर में जाकर के भी कार्रवाई छानबीन की गई थी। उनके घर पर भी छानबीन लगातार जारी है, जहां से कई लाख रुपए कैश और कई करोड़ रुपए के आभूषण भी जब्त हुए हैं। साथ ही साथ 1 करोड़ 34 लाख रुपए का शेयर मार्केट में निवेश की जानकारी मिली है। 2 बैंक लॉकर मिले हैं जिनका खुलना शेष है अभी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई प्रॉपर्टीज़ के कागजात भी इनके पास से मिले हैं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। उनका रुख कर लेते हैं। जी सोमू, क्या अपडेट है? देखिए, अब करीब 14 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सर्च अभियान जारी है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज जो है वह अब तक मिल चुके हैं और अभी भी उनके आवास पर दफ्तर में कार्रवाई जारी है। कुछ नए ऐसे ठिकाने हैं, चाकसू में भी एसीबी की टीम पहुंची है, वहां भी इनकी कुछ संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो मिला है, वहां भी जांच जारी है। 2 बैंक लॉकर का पता चला है, इनका खुलना शेष है और उसके बाद कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल सोमू, और खासतौर ये जो कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की इनके घर पर हो रही है, क्या इससे पहले कोई जानकारी, कोई शिकायत, कोई ऐसे सबूत मिले थे जिसकी वजह से एसीबी ने ये छापेमारी की और अब तक जारी है जो? बिल्कुल, देखिए, एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि जो अधीक्षण अभियंता हैं और उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है और खास तौर पे जो कॉलोनियों की स्वीकृति है उसमें जो डेवलपर्स हैं और बिल्डर्स हैं उनको गलत तरीके से फायदा पहुंचाया और उसके एवज में उनसे काफी कम कीमत पर प्लॉट्स जो है वो इन्होंने खरीदे। इसी सूचना को डेवलप किया गया और उसके बाद एसीबी ने तमाम सबूत इकट्ठा किए और फिर वारंट लेकर के ये कार्रवाई जो है की गई है। ठीक है सोमू, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे थे जयपुर से। इस बड़ी खबर पर बढ़ रहे हैं आगे बात राजस्थान प्राइम में। अब करेंगे अगली बड़ी खबर की। अजमेर से खबर है, जहां पर पुलिस के हत्थे बांग्लादेशी नागरिक चढ़ गया है। दरगाह थाना पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। ढाका निवासी ये बताया जा रहा है, मोहम्मद सरूज इसका नाम है। इसने बताया अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत में घुसा था। खाना बदोश के रूप में दरगाह क्षेत्र में रह रहा था। खुफिया विभाग युवक से पूछताछ में जुटा है। दरगाह क्षेत्र में पकड़े जा चुके 18 बांग्लादेशी अब तक पकड़े जा चुके हैं। तस्वीरों में ढाका निवासी ये व्यक्ति जो बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान आया और गैर कानूनी ढंग से भारत में रह रहा था। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत माननीय आईजी साहब और एस साहब के आदेश अनुसार दरगाह थाना क्षेत्र में अवैध रूप से निवास करने वालों की पहचान और निष्कासन के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। विभिन्न इंटेलिजेंसियों से समन्वय कर एक एसटीएफ द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो निरंतर जारी है। और आज उसी क्रम में एक और व्यक्ति सरोज उर्फ रिपॉन सन ऑफ मोहम्मद हबीब जो 48 ईयर्स का है, मीरपुर ढाका बांग्लादेश का रहने वाला है, उनको दस्तयाब किया गया। सर, ये कब से रहता है? ये अभी इसके बारे में पूछताछ जारी है। पता चला है कि कुछ समय से यह निवास कर रहा है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी पवन, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? कितने सालों से ये हिंदुस्तान में था? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कुल ये दरगाह थाना पुलिस और अजमेर की जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के द्वारा बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स की 8वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अभी तक 18 बांग्लादेशियों को दस्तयाब यहाँ पर कर लिया गया है। और ये 18वां जो बांग्लादेशी है मोहम्मद सुरोज उर्फ रिपोन पुत्र श्री मोहम्मद हबीब जाति मुसलमान, जो कि ढाका बांग्लादेश का रहने वाला है। और इससे भी पूछताछ में पुलिस से और खुफिया विभाग ने जो इससे पूछताछ की तो इसने कहा कि जो अजमेर माफ कीजिएगा अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास ये खाना बदोश की जिंदगी जी रहा था। और पूछताछ में ये बताया कि बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर है उसके नीचे चोरी छुप कर ये वहां से अगर दूसरे अलग अलग शहरों से होते हुए अजमेर पहुंच गया और अजमेर में यहाँ पर खाना बदोश की जिंदगी यहाँ पर जी रहा था। फिलहाल खुफिया विभाग और अजमेर की दरगाह थाना पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि इसके किसी आपराधिक संगठन से तो इसके तार कहीं जुड़े नहीं है, फिर भी इसके दस्तावेजों की यहाँ पर जांच की जा रही है और इसके यहाँ आने का मकसद क्या था उस पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है लंबे समय से अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास ये खाना बदोश की जिंदगी जी रहा था। एडिशनल एसपी शहर हिमांशु जहांगीर का कहना है कि ऐसे तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल 18 जो बांग्लादेशी है उन्हें दस्तयाब करके उनको वापस बांग्लादेश भेजने का जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजमेर के बाद रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। आप राजस्थान प्राइम में आप बात करेंगे दौसा की, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक भ्रूण को नोचता कुत्ता नजर आता है, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं लेकिन उसके मुंह से भ्रूण को छुड़ाते नहीं हैं। दौसा के लालसोट से सामने आया ये सनसनीखेज मामला, जिसमें
राजकीय महिला चिकित्सालय के ठीक पीछे का ये वीडियो बताया जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि एक 50 वर्षीय विधवा महिला को प्रसव पीड़ा हुई थी। महिला के पति की 15 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है और यही कारण बताया जा रहा है कि शायद समाज के डर से और तमाम बातों को, विचारों को ध्यान में रखते उसने ये कदम उठाया। लालसोड़ एसडीएम वजिंद्र मीना ने इस बात को लेकर पुष्टि की है। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सायरा क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना यहां भी सामने आई। पुनावली में शराब ठेके के पीछे नवजात का शव मिला। अज्ञात महिला ने नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया था। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तब मौके पर ग्रामीण पहुंचे और पुनावली में शराब ठेके के पीछे ये नवजात का शव मिला है। नवजात को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जाँच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देखिए, नवजात बच्चा जिसको स्थानीय लोगों ने एक नया जीवन दान देने का प्रयास किया है। बहुत ही ये घटना दुखद है, लेकिन ये तस्वीरें आपको काफ़ी सुखद मालूम होंगी, सुंदर प्रतीत हो रही हैं। किस तरीके से स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारी उठाई और इस नवजात बच्चे को जिसको उसकी माता पिता इस तरह छोड़ गए थे। तो ये अच्छी खबर है। देखिए, बच्चा की हालत सकुशल बताई जा रही है और ये तस्वीरें आप देखिए, एक अच्छी तस्वीरें मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरीके से स्थानीय लोगों ने अब ये इनिशिएटिव लिया, ये प्रयास किया और उस बच्चे को उठा करके ज़िला अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसका ध्यान रखना है, यही मानवता की देखिए मिसाल होती है। किस तरीके से स्थानीय लोग आगे आए और बच्चे को बचाने का प्रयास किया। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर दरअसल ग्रामीण मौके पर पहुँचे थे। बढ़ रहे हैं आगे। रजयपुर के सोफिया स्कूल के विवादास्पद निर्णय पर राजस्थान सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों की होली के दिन गुलाल या रंग न लाने का नोटिस जारी किया था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। साथ ही होली मनाने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी दी गई थी। इस मामले को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गंभीरता से लिया। उन्होंने स्कूल के इस कदम को अनुचित बताते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE को शिकायत भेजी जाएगी। एक्चुअली CBSE का जो रूल है एग्ज़ाम्स के लिए कि एग्ज़ाम्स बहुत पीसफुली कंडक्ट होने चाहिए, डिसिप्लिन वे में कंडक्ट होने चाहिए, वो हमने माना है। एट द सेम टाइम इवैल्यूएशन के टाइम पे जो उन्होंने हमको दिए हैं रूल्स कि ये रूल्स फॉलो करना है, जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना है, बच्चों को इस तरह से वो एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ पे इवैल्यूएशन हो रहा है, ताकि सब कुछ सेफ़ और पीसफुल हो। तो ये भी हमने माना है। कहीं भी हमने ये रूल्स तोड़े नहीं हैं। उसके लिए CBSE हमको ये जो नॉर्म्स दे रहा है उसको हमने वायलेट भी नहीं किए हैं। और जो होली की बात है उसमें हम कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को डिस्टर्ब ना करने के लिए ही होली को हमने पोस्टपोन करा है। हमने नई सेलिब्रेशन कर रहे हैं ऐसे नहीं था, उसको सिर्फ पोस्टपोन किया है। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तब उस टाइम पे, और इवैल्यूएशन जैसे शाम तक होता है तो उसके बाद ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। देखो, ये जो होली है रंगों का ही त्योहार है और पूरे देश का श्रद्धा का त्योहार है ही। सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज से अनादिकाल से मनाते हैं। लेकिन भारत के किसी विद्यालय में जिस प्रकार का आदेश निकालते हैं कि शिक्षा परीक्षा से वंचित कर देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विषय विद्यालयों से संबंधित है। इसलिए हम आग्रह करेंगे उनसे कि विधि सम्मत ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या मानते हैं? विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करें। जयपुर के सोफिया स्कूल में होली से जुड़े एक संदेश को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब इस पूरे विवाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा है कि वे CBSE से स्कूल की शिकायत करेंगे, इसकी मान्यता रद्द करने के लिए कहेंगे। दरअसल स्कूल ने बीते दिनों अपनी गाइडलाइन का हवाला देते हुए विद्यार्थियों से स्कूल में रंग लेकर न आने की अपील की थी और ये कहा था कि वे परीक्षा में किसी तरह का व्यवधान न डालें, क्योंकि यहाँ पर परीक्षाएं चल रही हैं, साथ ही साथ इवैल्यूएशन सेंटर भी है।
इसलिए अगर वे रंग लेकर आते हैं तो उससे परेशानी हो सकती है। लेकिन ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। क्योंकि विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, इसलिए एक धड़ा यह आरोप भी लगाने लगा कि विद्यालय में जो दूसरे त्योहार हैं वो नहीं मनाए जाते हैं। ऐसे आरोप सोशल मीडिया पर लगने लगे। हालांकि स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि वो हर साल होली खेलते हैं, न सिर्फ होली बल्कि दूसरे त्योहार भी मनाते हैं। उन्होंने ये संदेश सिर्फ इसलिए दिया था ताकि विद्यार्थियों की परीक्षाएं प्रभावित ना हो और जो स्कूल में, क्योंकि कई सारे बच्चे केमिकल्स से जुड़े कलर्स लेकर आते हैं, उससे दूसरे विद्यार्थियों को परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने ये संदेश दिया था। हर साल वे होली का फंक्शन आयोजित करते हैं, इस साल भी उसे आयोजित करने की योजना है। विद्यार्थियों को एहतियात बरतने के लिए सिर्फ यह संदेश दिया गया था, इसके पीछे कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं था। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने यह जरूर कहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई भूल है। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो वो शिक्षा मंत्री से भी बात करने को तैयार हैं, और अगर सीबीएसई की तरफ से उनसे कोई सवाल जवाब किया जाता है तो वो सीबीएसई में भी इसका जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने किसी नियम का वायलेशन नहीं किया है। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राजधानी के सोफिया स्कूल में होली उत्सव मनाने पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस फैसले को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सनातन धर्म के पर्वों पर इस तरह की रोक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है, हमारी परंपरा और संस्कृति का अपमान है। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव और त्यौहार होते हैं। इसमें विशेष कोई हमारे उत्सव विशेष होते हैं, जिसमें होली, दिवाली इत्यादि। होली पर्व आप हमारा महत्वपूर्ण पर्व है भारतीयों का, और भारतीयों के इस पर्व में पूरी दुनिया से लोग टूरिज्म के रूप में भी इसका आनंद लेने आते हैं। पूरे पर्यटन स्थलों पे माने, तीर्थ स्थलों पे माने, जयपुर नगर में भी माने, तो इसको सबको मनाने का अधिकार है। अमन, चैन, शांति का संदेश देते हुए आप हम सबको होली पर्व मनाना चाहिए। तो कुछ स्कूलों में ये परंपरा कोई आज की नहीं है। कुछ स्कूलों में ऐसा कहा जा रहा है कि आप यहाँ रंग नहीं लगाएंगे, गुलाल नहीं लाएंगे, यहाँ होली नहीं खेलेंगे। कुछ स्कूल कह रहे हैं यहाँ आप अपना कलावा, अपना धागा नहीं बांध के आएंगे। कुछ स्कूल कह रहे हैं आप यहाँ तिलक, अपना जो परंपरा है वो नहीं लगा के आएंगे। ये उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा पूरी देश और दुनिया में विख्यात है, और पूरी दुनिया में भारत को ये उत्सवों की वजह से जाना भी जाता है। तो ऐसे हमारे उत्सवों को भी आप रोक लगा देंगे बच्चों पर, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे जो विद्यालय हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप अपनी इस प्रकार से हठधर्मिता या इस प्रकार की मनमर्जी से बच्चों के आप उत्सव पे, बच्चों के उल्लास पर आप लोग इस प्रकार का रोक नहीं लगा सकते। बच्चे उत्सव मनाएं, मर्यादा नियम आप बता दें, जो भी आपका माध्यम वो बता दें। बच्चे कोई क्लासरूम में तो कर नहीं रहे, बच्चे खुले मैदान में करते हैं, स्कूल के बाहर करते हैं, आजू बाजू में करते हैं। इसलिए उनका उत्सव मनाने का अधिकार उनको मनाने देना चाहिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मेट्रो को लेकर सीएम ने बैठक ली है। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को लेकर की बैठक की गई है। मेट्रो के विस्तार, संभावित रूट और निर्माण कार्यों पर चर्चा हो रही है। अधिकारियों को सीएम द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए। मेट्रो के दूसरे चरण का काम तेज गति से पूरा किया जाए, सीएम का यह कहना है। जयपुर मेट्रो के लिए संभावित रूट्स पर चर्चा हुई है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर के मेट्रो के दूसरे फेज को लेकर के चर्चा की है। उसके विस्तार, उसके रूट और निर्माण कार्यों की समीक्षा एक तरीके से सीएम ने की। उधर गर्भवती महिलाओं को दिया अब जाएगा अब सुपोषण न्यूट्री किट। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों की बैठक की है। इसमें अधिकारी को डिप्टी सीएम ने निर्देशित कर दिया है पौष्टिकता के अनुसार सुपोषण न्यूट्री किट दिया जाए। गर्भ के 5वें महीने से न्यूट्री किट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भोज्य पदार्थों को सुपोषण न्यूट्री किट में शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को 5 दिन तक दूध मिलेगा। गर्भ के 5वें महीने से न्यूट्री किट उपलब्ध करवाया जाएगा। अब सरकार द्वारा भोज्य पदार्थों को सुपोषण न्यूट्री किट में शामिल किया जाना तय हुआ है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इस बात का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। उधर अलवर के थाना पुलिस ने साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 50 सिम भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 50 सिम कार्ड, 13 मोबाइल फोन, 20,800 रुपये कैश सहित एक थार गाड़ी जब्त की है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ लोग हनुमान सर्किल के पास एक गाड़ी में मोबाइल सिम का आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जो संदिग्ध है। इसकी सूचना के बाद डीएसटी सहित एनईबी थाना पुलिस की टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
तारीख को सुबह करीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जवाहर नगर पे कुछ लोग हैं जो सिम का आदान प्रदान कर रहे हैं और सिम का आदान प्रदान भी काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो एक रणनीति बना के इन दोनों टीम ने उनके दबिश दी, उनको घेराबंदी करके पकड़ा। तो उनके पास से 13 मोबाइल, 20,800 रुपए और 50 सिम कार्ड बरामद हुए और वो एक थार गाड़ी में बैठे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो ये जो विभिन्न सिम जिन्होंने जो आसाम से मंगाई थी उसके जरिए ये साइबर फ्रॉड करते हैं और साइबर फ्रॉड से जो पैसा अर्न होता है उससे ये यूएसडीटी के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं। सिरोही के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के ऋषिकेश रोड स्थित उमरनी में हुए डबल मर्डर के मामले में एडीजे 2 न्यायालय आबू रोड ने फैसला सुना दिया। न्यायालय ने मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। 22 तारीख को लगभग दोपहर को 12 बजे उसके बच्ची के पियर वाले उन्होंने बुलाया था कि आप बच्ची को लेके जाइए। तो वो और उसके परिजन और उसके पिता और भाई और बहनें सारे घटना स्थल पर गए थे। तो वहाँ घटना स्थल पर पहले से ही तैयारी करके बैठे थे। देवाराम उर्फ देविया, गोविंद, वेलकम, ये सारे मानपुर के रहने वाले थे, सब बावरी हैं। इन्होंने एक राय होकर तलवार से हमला किया और उस हमले में 2 जनों की मृत्यु हो गई थी। हमारी तरफ से अभियोजन की तरफ से 17 गवाह पेश किए गए, 85 हमने दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और 17 आर्टिकल लगाए। इन सभी तथ्यों से न्यायालय संतुष्ट हुआ और अभियोजन की कहानी को स्वीकार करते हुए सभी मुलजिमानों को, 5 मुलजिमानों को, उनके नाम पता 5 मुलजिमानों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। रोडवेज में इन दिनों भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसके चलते रोडवेज बदहाली के कगार पर है। कुछ समय पहले झालावाड़ से जोधपुर जा रही एक बस को पकड़ा गया तो उसमें सवार 64 यात्रियों में से 63 बिना टिकट के निकले। अब फिर ऐसा ही एक और मामला सामने आया। जब झालावाड़ से जोधपुर के लिए निकली बस बूंदी पहुंची तो वहाँ बस की चेकिंग हो गई। चेकिंग के दौरान 33 यात्री बिना टिकट पाए गए। मामला उस वक्त समय प्रकाश में आया जब ये बस झालावाड़ से जोधपुर के लिए रवाना हुई और जब ये बूंदी पहुंची तो इसे वहाँ पर यातायात निरीक्षक अंकित सिंह जादौन और यातायात प्रबंधक प्रदीप कुमार की टीम ने रुकवा कर चेक किया तो बस में सवार सभी 33 यात्री बिना टिकट मिले। बस परिचालक के रिमार्क लगाया गया है तथा उनको निलंबित करने की अनुशंसा भी की गई है। राजस्थान रोडवेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते पूरा राजस्थान रोडवेज इन दिनों काफ़ी बदनाम है। चाहे राजस्थान रोडवेज का कोई सा भी आगार हो, कमोबेश सभी की हालात एक जैसे ही हैं। अधिकांश जगहों पर या तो स्टाफ नहीं है और यदि कहीं स्टाफ है तो भी राजस्व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर रोडवेज के जो उच्च अधिकारी हैं कोई भी ज़रा भी सीरियस नज़र नहीं आता कि ये जो घाटे हो रहे हैं या जो नुकसान हो रहे हैं इनको रोकने के प्रति कोई कार्रवाई करे। झालावाड़ के रोडवेज डिपो में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर एक बेहद ख़ास बात है, यहाँ से एक बस चलती है जो जोधपुर और झालावाड़ के मध्य चला करती है। यह बस अभी कुछ ही दिनों पहले 33 बिना टिकट यात्रियों के साथ पकड़ में आई। इसमें 33 यात्री सवार थे, सभी 33 यात्री बेटिकट थे। इस बस को झालावाड़ से रवाना होने के बाद बूंदी के यातायात मैनेजर और सहायक यातायात मैनेजर द्वारा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और बस को बूंदी में खड़ी करवा लिया गया तथा इस पर जो बस सारथी सवार था उसको रिमार्क लगाकर बस से उतारा गया और दूसरे कर्मचारी के साथ बस को जोधपुर भिजवाया गया। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। इससे पहले भी यही बस जोधपुर से झालावाड़ आते वक्त 64 बेटिकट सवारियों को लाते हुए पकड़ में आ चुकी है। मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लगभग 1.5 महीना पुरानी बात है जब इसी बस को 63 बेटिकट यात्रियों के साथ पकड़ा गया था। बस में कुल 64 यात्री सवार थे, जिनमें से 63 यात्री बेटिकट पाए गए थे। कुल मिलाकर अब हम इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर यदि बात करें तो रोडवेज के सूत्र बताते हैं कि रोडवेज में जो लंबे रूट की बसें चल रही हैं कमोबेश उनके सभी के यही हालात हैं और उनमें सभी में इसी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसमें रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उधर अलवर जिला परिवहन विभाग इन दिनों लाइसेंस बनवाने वाले वाहन चालकों के लिए आफत बना हुआ है। 2 महीने से कार्यालय में लोग चक्कर काट रहे हैं, लाइसेंस नहीं बन रहा। ऑटोमेटिक ट्रायल के लिए लगे कैमरे खराब हो गए, ठीक करने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है। डिपार्टमेंट को खत लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे संवाददाता ने वहाँ पहुँच करके लोगों से बातचीत की है और जब बातचीत की तो पता लगा कि लगातार लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा।
देखिए, इसमें समस्या आ रही है फरवरी से, और इसमें क्या है, कैमरे बहुत ऊंचाई पे लगे हुए हैं, तो जैसे तेज हवा चलती है या कोई इस तरह की स्थिति आती है तो वो कैमरों का डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ये समस्या है, इसके बारे में हमने अपने मुख्यालय को अवगत कराया है। अलवर में तो हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर तो कोई इस तरह के टेक्नीशियन उपलब्ध है नहीं, हमने प्रयास कर लिया है जो इसको ठीक कर सकें, और इसके लिए हमने मुख्यालय को अवगत कराया है और मुख्यालय से परमिशन मांगी है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल प्राइम में इतना ही। नमस्कार।